गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी दशहरा टू एवरीबॉडी। आज के करंट अफेयर्स के अंदर 15 अक्टूबर में हम कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर करने वाले हैं। द हिंदू और पीआईबी के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के थ्रू। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। और आज के जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर एक क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन डब्ल्यूएमओ वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर रहने वाला है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंटीसिपेटरी बिल को लेकर एक क्वेश्चन रहेगा, मिलांज क्या है इसके बारे में जानेंगे। देन कन्विंग डिक्लेरेशन किससे एसोसिएट करता है, एक क्वेश्चन यहाँ पर भी रहने वाला है। फर्टिलाइजर इन इंडिया को लेकर डिस्कशन हमारा होगा। मनरेगा स्कीम के बारे में जानेंगे। देन करुपुर कलमकारी पेंटिंग के बारे में डिस्कशन करते हुए क्रिस्प एम टूल क्या है इसके बारे में जानेंगे। देखिए, अगर आप यहाँ पे कलमकारी पेंटिंग के बारे में देखेंगे, ये आपका आर्ट एंड कल्चर एरिया का टॉपिक है। लॉ एंड ऑर्डर से और आपके इंडियन पॉलिटी से एंटीसिपेटरी बेल का आपका टॉपिक है। तो देखिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो भी स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स होते हैं और अगर वो करंट अफेयर्स में अपीयर हो रहे हैं तो वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री का टॉपिक हो, ज्योग्राफी का टॉपिक हो, पॉलिटी का हो, आर्ट एंड कल्चर का हो, इकोनॉमी का हो या फिर एनवायरमेंट इकोलॉजी का हो, दे बिकम इवन मोर इंपॉर्टेंट इफ समहाउ दे आर अपीयरिंग इन करंट अफेयर्स फॉर वन और द अदर रीजंस। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले टारगेट को सेट करें। जो यहाँ पे 6 मार्क्स है वो आपका कट ऑफ रखा गया है। सो कट ऑफ विल बी 6 मार्क्स। यू नीड टू स्कोर 6 और मोर देन 6। कम भी करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि व्हेन यू स्टार्ट सोल्विंग दीज एमसीक्यूज, स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस हो सकता है कम हो, 0 1 2 3 4 के आसपास का स्कोर आ सकता है, लेकिन यू विल सी ग्रेजुअली एन इम्प्रूवमेंट इन योर परफॉर्मेंस। वाई? बिकॉज दे आर मेनी स्टूडेंट जो कि पिछले 1 साल से एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर रहे हैं और धीरे धीरे यू कैन आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन कि उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें उनको इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन हाँ, इसके लिए कंडीशनैलिटी काफ़ी ज़रूरी है। वो ये है कि जब भी आपका मान लीजिए 2 स्कोर आया, 8 क्वेश्चन गलत हो गए, 10 में से 2 ही ठीक हो पाए, तो वो 8 क्वेश्चन गलत क्यों हुए, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी और उसे करेक्ट करना पड़ेगा इन द अपकमिंग लेक्चर्स। चलिए, अभी फेस्टिवल कूपन कोड को आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट द 50 + 20% डिस्काउंट। जो लोग 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, द सीरीज इज ऑलरेडी अवेलेबल। मिशन यूपीएससी 2022 के लिए आप जा सकते हैं या फिर 200 डेज के लिए जा सकते हैं। दोनों आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो exam.netmock.com के ऊपर जाकर आप इन सीरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर पूछा गया, बताएं कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इट वॉज ओपन फॉर ज्वाइनिंग बाय द डिफरेंट कंट्रीज एट रियो अर्थ समिट 1992 के अंदर बेसिकली इसे ओपन अप किया गया था ताकि बाकी कंट्रीज जो हैं वो इसको ज्वाइन कर सकें। और COP 15 जो 15 कॉन्फ्रेंस होनी है CBD की, वो ग्लासगो UK के अंदर होनी है। मैं यहाँ पर 10 सेकेंड का जो टाइम आपका है वो शुरू कर देता हूँ और आप विद इन 10 सेकेंड्स में इसको आंसर देने की कोशिश करें। नाउ, फेज 1 ऑफ UN बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस को 15 मीटिंग जो थी ये आपकी शुरू हो चुकी है और CBD जो है इसकी शुरुआत करी गई थी कहाँ से? 1992 रियो अर्थ समिट से। ठीक है, CBD एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1993। 3 मेन ऑब्जेक्टिव इसके अंदर रखे गए थे कि हमें अपनी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, सस्टेनेबल तरीके से उसका यूज करना है और इक्विटेबल तरीके से उसका यूज करना है। ठीक है, तो बेसिकली लार्जली अगर मैं आपको बताऊं, इट इज अबाउट कंजर्वेशन, देन सस्टेनेबिलिटी एंड द थर्ड वन इज इक्वालिटी। ठीक है, सो ये सब चीज़ों के बारे में बात करी गई थी। CBD COP 15 जो है ये हो रही है कनमिंग चाइना के अंदर, ना कि ग्लासगो के अंदर। सो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, द लोकेशन इज इनकरेक्ट, बट हाँ, जो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट है वो आपकी ठीक हो जाती है। COP 15 जो है इट इज ऑल सेट फॉर द कोर्स ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और 2050 का विजन जो रखा गया है यहाँ पर लिविंग इन हार्मनी विद नेचर रखा गया। 30/30, अगर आपको याद हो 3-4 दिन पहले मैंने आपको 30/30 भी बताया था, वो भी इसी से एसोसिएट करता है। तो एक की प्रपोजल जो है उस पर भी डिबेट करी गई है 30/30 एजेंडा को लेकर। प्लीज मुझे बताइएगा जो आज से 3-4 दिन पहले हमने 30/30 पढ़ा था वो क्या है, ताकि चेक भी हो जाए कि आप जो चीजें पढ़ रहे हैं वो भूल नहीं रहे हैं। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बात करता है वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर पूछा गया है। टॉपिक को करें अंडरलाइन कि इसमें से करेक्ट क्या है, सही कथन आपसे पूछा है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट कहती है ये UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, पॉसिबल है। स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट जो है दैट इज रिलीज्ड बाय WMO जो है ये स्टेट ऑफ क्लाइमेट जो रिपोर्ट होता है इसको भी लेकर आता है। 10 सेकेंड्स आपके हाथ में है। वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसने अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन जो है अपना वो यहाँ पर वो लेकर आया है, इसी वजह से न्यूज में था।
एमओ जो है इसे 1950 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था एंड बिकेम एन एस्टैब्लिश्ड स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन इन द वेरी नेक्स्ट ईयर, दैट इज इन 1951। 193 मेंबर स्टेट जो है वो भी इसके मेंबर्स हैं। सो पहली जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगी। विद 193 मेंबर्स इट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट? स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट क्या इसके द्वारा लाई जाती है? देखिए काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं, उसके अंदर आपकी जो स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 है वो भी इनके द्वारा लाई गई है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी आपकी करेक्ट हो जाती है। करेक्ट आंसर विल बी सी। इट हैज़ फोस्टर्ड कोलैबोरेशन बिटवीन द नेशनल मेटीरियोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज। डब्ल्यूएमओ जो है ये फोस्टर करता है कोलैबोरेशन नेशनल मेटीरियोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल, सो नेशनल मेटीरियोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज जो है उनके बीच में भी कोलैबोरेशन कराने का काम किया जाता है। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि डीएमएफटी फंड डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के बारे में यहां पर बात कर रहा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट इस फंड को लेकर आपकी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज क्रिएटेड अंडर द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 हो सकता है। इट एम्स टू फंड द एक्सप्लोरेशन ऑफ द वैल्यूएबल मिनरल्स इन द डिस्ट्रिक्ट। इसका मेन काम क्या है? जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर वैल्यूएबल मिनरल को एक्सप्लोर करना है उसको यहां पर फंड करना। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। मैनी वर्कर्स जो कि माइंस में, कंस्ट्रक्शन में या फिर फैक्ट्रीज जो कि इंडिया के अंदर है वहां पर एंगेज है, दे आर साइलेंटली डाइंग ऑफ एक्सपोजर टू डस्ट। उनका बेसिकली क्या होता है, फैक्ट्रीज में, माइंस में या फिर कंस्ट्रक्शन एरियाज में उनका जो एक्सपोजर डस्ट के साथ होता है जिसकी वजह से धीरे धीरे उनकी जो हेल्थ है उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है और उनकी डेथ जो है वो यहाँ पर हो जाती है। डीएमएफटी फंड जो है इसे क्रिएट किया गया था एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट के तौर पे, नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट फंड के तौर पे, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 के अंतर्गत। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो तो ठीक हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू बेनिफिट पीपल एंड एरियाज जो कि माइनिंग्स की वजह से अफेक्टेड रहते हैं। ठीक है, सो मेन काम क्या है? जो लोग माइनिंग की वजह से, जो एरिया, जो बायोडाइवर्सिटी माइनिंग की वजह से जिसको नुकसान हो रहा है उनको यहाँ पर सपोर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान कॉम्पनसेट्स सिलिकॉसिस पेशेंट्स फ्रॉम डीएमएफटी फंड टू विच माइन ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूट। तो यहाँ पर एक फंड बनाया गया जो कि माइन ओनर्स जो है वो उस फंड के अंदर पैसे को कंट्रीब्यूट करते हैं और ये जो पैसा होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है जब भी माइनिंग की वजह से किसी को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, इट एम्स टू फंड द एक्सप्लोरेशन। देखिए एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं बनाया गया है फंड, रादर माइनिंग की वजह से जिन लोगों को नुकसान होता है उनको सहायता देने के लिए ये जो फंड है वो बनाया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं जो कि एंटीसिपेटरी बेल को लेकर पूछ रहे हैं। बताएं कौन सी स्टेटमेंट एंटीसिपेटरी बेल को लेकर करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। देयर इज अ प्रोविजन फॉर एंटीसिपेटरी बेल इन सीआरपीसी। सीआरपीसी के अंदर इसका एक प्रोविजन रखा गया है, अ पर्सन कैन अप्लाई फॉर एंटीसिपेटरी बेल ओनली इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम मैं आपका शुरू कर देता हूँ। सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज हेल्ड करी कि सुपीरियर और हायर कोर्ट जो है वो भी अगर चाहें तो एंटीसिपेटरी बेल जो है इसको सेट असाइड कर सकते हैं जो कि लोअर कोर्ट के द्वारा दी गई है। फॉर एग्जांपल अगर कोई सेशन कोर्ट है वहां पर अगर एंटीसिपेटरी बेल जो है उसको दे दिया गया है और हाई कोर्ट जो है चाहे तो उसको हटा सकता है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको हटा सकता है। ठीक है, तो यहां पर इसको लेकर बात करी गई थी। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ एंटीसिपेटरी बिल। क्या सीआरपीसी के अंदर एंटीसिपेटरी बिल दे रखी है? तो यस, सेक्शन 438 सबसेक्शन 1 के अंदर एंटीसिपेटरी बेल की बात करी जाती है। देखिए एक तो होता है बेल, ठीक है, किसी को छोड़ना जमानत पे, और एक होता है एंटीसिपेटरी बिल, मतलब किसी को आपने अरेस्ट नहीं किया लेकिन देयर इज अ वेरी हाई चांसेस, अ वेरी हाई लाइक्लीहुड दैट दैट पर्सन विल बी अरेस्टेड वेरी सून। तो जब उसको पता है कि यार वो अरेस्ट हो सकता है तो वो पहले ही क्या करेगा, पहले ही एंटीसिपेटरी बिल के लिए अप्लाई कर देगा। ठीक है, ताकि उसका जो अरेस्ट है उसे रोका जा सके। नाउ सेक्शन 438 कहता है व्हेन एनी पर्सन हैज रीजन टू बिलीव दैट ही और शी मे बी अरेस्टेड ऑन एन एक्यूजेशन ऑफ हैविंग कमिटेड अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। अगर वो नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंतर्गत उसको चार्ज किया जाएगा और उस एक्यूजेशन के बेसिस पे उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है तो वो डायरेक्टली हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में जाकर अप्लाई कर सकता है इस एंटीसिपेटरी बिल के लिए। अ पर्सन कैन अप्लाई एंटीसिपेटरी बिल ओनली इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। नो, वो सेशन कोर्ट में भी चाहे तो जा सकता है, लोअर कोर्ट्स के अंदर भी वो जा सकता है। वंस द एंटीसिपेटरी बिल इज फाइल्ड, अपोजिंग पार्टी इज नोटिफाइड अबाउट द बिल एप्लीकेशन एंड अपोजिशन कैन देन कॉन्टेस्ट द बिल। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ए ने एंटीसिपेटरी बिल के लिए फाइल किया
और बी जो है वो इसकी अपोजिंग पार्टी है, तो बी भी कह सकता है कोर्ट में जाकर कि ये एंटीसिपेटरी बेल आप मत दीजिए, ठीक है। खैर यहाँ पर डिस्कशन जो था हमारा सुप्रीम कोर्ट को लेकर था, न्यूज़ थी, आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपसे मैलेंज के बारे में पूछ रहा है। रिसेंटली से न्यूज़ में देखा गया, ये क्या है, 10 सेकंड का टाइम मैं आपका शुरू कर देता हूँ। रिसेंटली कुछ स्टडीज करी गई हैं बाय नासा और उन्होंने रिवील किया है रीजन बिहाइंड द अंटार्कटिक लार्सन सी आइस शेल्फ ब्रेक। आप जानते हैं टाइम एंड अगेन अंटार्कटिक का जो लार्सन सी आइस शेल्फ है उसको लेकर न्यूज आती रहती है और वेरियस ब्रेक ऑफ समय देखने को मिलते हैं, और 2017 में जो ब्रेक ऑफ हुआ था उसके बारे में नासा की स्टडीज ने यहाँ पे कुछ चीजें रिवील करी है। जो मेलांज है या मैलेंज है, इट्स बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ विंड ब्लोन स्नो। तो ये जो हवा से चलती हुई स्नो होती है वो, ब्रोकन आइसबर्ग एंड सी आइस, जो कि चारों तरफ बेसिकली अगर ये आपका आइस शेल्फ है इसके चारों तरफ ये तीनों ही इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है। और ये भी बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले ऐसा समझा जा रहा था और एटलीस्ट कुछ साइंटिस्ट ने तो ये थियरी दी है, इवन तो वो थियरी को नेगेट नहीं किया जा सकता कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ब्रेक ऑफ हो रहा है। लेकिन हाँ, जो नई स्टडीज हैं उसमें ये पाया गया कि दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, रादर जो आपका सी वाटर है उसका टेम्परेचर जो है वो राइज हुआ है, उसकी वजह से आपको ये क्रैक्स या आइस शेल्फ जो है वो अलग अलग दिशाओं में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो बेसिकली इट इज कलेक्शन ऑफ ब्रोकन सी आइस एंड आइसबर्ग। करेक्ट आंसर विल बी सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। उससे पहले मिशन यूपीएससी 2022 जो है इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पर वेरियस एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स भी अवेलेबल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप 50+20 का आपका जो कूपन है, फेस्टिवल कूपन, इसको यूज कर लीजिएगा। खैर चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है कन्विंग डिक्लेरेशन को लेकर, पूछा गया रिसेंटली इसे न्यूज में देखा गया था, ये किस चीज से रिलेट करता है। क्या ये कोविड वैक्सीन से रिलेट करता है, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन से, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम से, या फिर नन ऑफ द अबव से। 10 सेकंड्स का टाइम आपके पास है। रिसेंटली कन्विंग डिक्लेरेशन जो है इसे अडॉप्ट किया गया है बाय ओवर 100 कंट्रीज, जो कि अभी 15th मीटिंग हुई है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की। 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो मीटिंग हुई है कहां पर बताइए, अभी पीछे डिस्कस किया था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कन्विंग से वैसे आपको याद आ जाएगा यूएनसीबीडी के द्वारा, तो वहां पर कन्विंग डिक्लेरेशन जो है इसको अडॉप्ट किया गया है, एंड दिस इज एसोसिएटेड विद प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इट कॉल्स अपॉन द पार्टीज टू मेन स्ट्रीम बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन की, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन जो है उसको सेंटर में रखना है, और यहां पर इंपॉर्टेंस क्या है कंजर्वेशन की उसको लेकर भी बात करी गई है, और इस कंजर्वेशन से जो ह्यूमन हेल्थ है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है इसको लेकर भी बात करी गई है, ठीक है। जो इस बार का थीम था डिक्लेरेशन का वो है इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। आप में से काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि सर नोट्स बनाने चाहिए, जो आप वीडियो देख रहे थे कि फर्स्ट टाइम जब वीडियो देखते हैं तब नोट्स मत बनाइए, जब आप सेकंड टाइम देखते हैं तब जरूर बनाइएगा, क्योंकि पहली बार में आप सिर्फ उसे सुनने और समझने की कोशिश करें, सेकंड टाइम में जरूर बना सकते हैं। अदरवाइज वैसे भी जो इसकी पीडीएफ्स है वो आपको डेली बेसिस पे मिल जाती है, और उससे बेटर तो यही है कि आपको जो मंथली कंपाइलेशन मिलता है आप उसको ले सकते हैं। खैर यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू फर्टिलाइजर्स इन इंडिया। फर्टिलाइजर को लेकर पूछा है, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर ठीक है। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर, तो हम सबसे ज्यादा यहाँ पर फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर जो है उसे एक्सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी एनबीएस टू फोटो फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर। जो गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो है वो 2 एरियाज के अंदर प्रोवाइड करती है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। इंडिया जो है बेसिकली अभी काफी बड़ी शॉर्टेज जो है वो डैप के अंदर देख रहा है। डैप क्या है, डाई अमोनियम फॉस्फेट के अंदर देख रहा है। सो वी आर नॉट द लीडिंग एक्सपोर्टर, बेसिकली इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग इंपोर्टर ऑफ फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर। तो हम एक्सपोर्टर नहीं है, रादर इट इज ऑन द अदर साइड, वी आर द इंपोर्टर। 30% जो डैप है एनुअल डिमांड उसकी जो मीट करी जाती है वो इंपोर्ट से ही करी जाती है, तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बट हाँ, यहाँ पर हम न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो है वो जरूर देते हैं, गवर्नमेंट जो है एनबीएस देती है फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर के अंदर। रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया सब्सिडी बाय अराउंड 140% ऑन डैप फर्टिलाइजर, तो अभी इसको काफी बड़ी परसेंटेज से इंक्रीज भी किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8, जो कि मनरेगा को लेकर पूछ रहा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट मनरेगा को लेकर करेक्ट है, कौन सा कथन मनरेगा को लेकर सही है। ये इंश्योर करता है कि 100 दिन का जो एम्प्लॉयमेंट है वो हर फाइनेंशियल में, हर साल में एडल्ट मेंबर्स को रूरल एरियाज में रहने वाले अनस्किल्ड लोगों को देना है। एटलीस्ट 1/3 यहाँ पर बेनिफिशियरीज जो है
वो विमेन को बताया गया है कि 1/3 रिजर्वेशन जो है विमेन के लिए यहाँ पर रहने वाला है। यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज जो है उन्होंने लॉन्च किया है क्रिस्प एम। क्रिस्प एम क्या है बताए? इट इज क्लाइमेट रेजिलियंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग टूल फॉर मनरेगा या कहीं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के लिए। स्टेटमेंट 1 जो है मनरेगा के अंदर बिल्कुल सही है, 2005 में इसे यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा लेकर आया गया था। 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर दी जाती, एम्प्लॉयमेंट रादर दी जाती थी, और यहाँ पर अनस्किल्ड मैनुअल वर्क जो होता है वो भी करना होता है। तो मैंने आपको बताया भी था कि लबासना के अंदर भी आपकी विलेज विजिट होती है, और जब मेरी विलेज विजिट हुई थी तो वहाँ पर भी जो मनरेगा के अंतर्गत काम किया जाता था, क्योंकि हमें 1 हफ्ते के लिए विलेज में ही रहना था, तो वो 1 हफ्ते में विलेज के अंदर क्या क्या काम हुआ है वो भी हमें देखने को मिला, और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो मनरेगा का होता है वो भी हमें वहाँ पर जानने को मिला। वो आपके साथ भी होगा जब आपकी ट्रेनिंग जो लबासना के अंदर है वो शुरू होती है। ठीक है, क्या यहाँ पर पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट हो जाती है। सेकंड, क्या इसके अंदर 1/3 जो है वो काम महिलाओं को दिया जाता है? तो 1/3 बेनिफिशरीज जो है वो महिलाएं ही हैं इसके अंदर, तो करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो 15 दिन में दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज एप्लीकेशन लगाई मनरेगा के अंदर तो 15 दिन के अंदर आपको यहाँ पर काम प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वर्क जो है वो आपकी जो विलेज है उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में होगा। ऐसा नहीं है कि आपको 20-30 किलोमीटर दूर काम दे दिया तो आने जाने में ही बहुत परेशानी हो जाएगी। 1/3 बेनिफिशियरी जो है वो विमेन होनी चाहिए, ये भी इसके अंदर एक क्राइटेरिया रखा गया है। एंड वेजेस विल बी पेड अकॉर्डिंग टू द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, ताकि किसी का एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो। सोशल ऑडिट भी जो है वो यहाँ पे मैंडेटरी बनाया गया है एवरी ग्राम पंचायत के अंदर, क्योंकि ऐसा देखा गया था जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे तो पता चलता था, और ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आती थी न्यूज़पेपर के अंदर तब, कि यहाँ पर फेक नाम जो है वो लिखे गए हैं रोस्टर के अंदर, और उन लोगों को पेमेंट करी जा रही। अब वो भगवान जाने वो पैसा कहाँ जा रहा था, या फिर आप समझ ही सकते हैं कि वो पैसा कहाँ जा रहा होगा। तो फेक नाम से जो है वो पेमेंट करी जा रही होती थी, और जो व्यक्ति सच में काम करने आता था उनकी पेमेंट को रोक दिया जाता था। ठीक है, तो तभी सोशल ऑडिट इसका होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, ताकि जो लोग काम कर रहे हैं उनको पैसा मिले, अननेसेसरी लोग जो है उनके नाम यहाँ पर ना हो, नहीं तो गवर्नमेंट एक्सचेकर को जो हम लोगों का टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो ही यहाँ पर बर्बाद होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये अननेसेसरी जो करप्ट लोग हैं उनके पास जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है GI टैग्ड करूपुर कलमकारी पेंटिंग्स को लेकर। कहां से बिलोंग करती है? टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं, आपका 4 राज्यों का नाम आपको दिया गया। करूपुर कलमकारी पेंटिंग एंड कलाकुरिची वुड कार्विंग, इनको रिसेंटली GI टैग दिया गया। ठीक है, तो क्या है? करूपुर कलमकारी पेंटिंग एंड कलाकुरुचि वुड कार्विंग, दोनों को यहाँ पे GI टैग यहाँ पे दिया गया है। कलमकारी जो है तांजोर रीजन के अंदर एक ट्रेडिशनल डाई पेंटिंग है, फिगरेटिव पैटर्न क्लोथ्स के ऊपर बनाई जाती हैं, मेड फॉर टेम्पल्स। ठीक है, तो ये क्या है? बेसिकली जो सीलिंग क्लोथ्स होता है, अम्ब्रेला कवर्स, सिलेंड्रिकल हैंगिंग्स, चैरियट्स कवर, वहां पर इस कपड़े का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, पेंटिंग्स इसके ऊपर बनाई जाती है। ठीक है, इसको बनाने के लिए अलग अलग तरीके के जो पेन्स होते हैं, ब्रशेज होते हैं, जो कि बैम्बू स्टिक से बने होते हैं, पाम स्टेम होते हैं, या फिर जो पेड़ से बने हुए इनके ब्रशेज होते हैं, कोकोनट ट्री से बने हुए, उनको यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आता कहाँ से? डी आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु से। चलिए, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है क्लोथ्स के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्रिस्प एम टूल के बारे में, रिसेंटली इसे न्यूज़ में देखा गया है। ये किस एरिया से रिलेट करता है? तो यहां पर क्या ये जीन एडिटिंग से रिलेट करता है, GIS बेस्ड वाटरशेड प्लानिंग से, कोविड-19 वैक्सीन, नन ऑफ द अबव? बेस्ट आंसर आपको देना है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज ने क्रिस्प एम क्लाइमेट रेजिलियंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग जो है उस टूल को यहाँ पर लेकर आए हैं मनरेगा स्कीम के लिए। इट विल बी यूज्ड फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ क्लाइमेट इंफॉर्मेशन। तो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और क्लाइमेट इंफॉर्मेशन सिस्टम दोनों को इंटीग्रेट करने का काम यहां पर किया जाएगा, और यहां पर ये पूरा काम मनरेगा स्कीम के अंडर किया जाएगा। जो ये टूल है इसे यूज किया जाएगा 7 राज्यों के अंदर, वेरन फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस जो है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व रहने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ यूके जो है वो भी साथ दे रही है, और 7 राज्यों के अंदर बिहार, झारखंड, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड राजस्थान, जो हमारा ये हिंदी बेल्ट है, वहां पर इसे शुरू में लेकर आया जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली इट इज एसोसिएटेड विद GIS बेस्ड सिस्टम। बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, सो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अभी मैं जल्दी से आपको 2 मिनट के अंदर रिवाइज करा देता हूँ वीडियो को। आप जानते हैं कि इस 2 मिनट की इंपॉर्टेंस जो है वो कितनी ज्यादा है। चलते हैं यहाँ पर रिवीजन करते हैं, और रिवीजन में जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आता है आप उसका आंसर देने की कोशिश करिएगा, और जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसका भी आंसर करिएगा, और एक रिवीजन भी आपकी
फास्ट ट्रैक मैनर में हो जाएगी। सीबीडी कहां पर हुआ इस साल, जल्दी से बताएं। 1992 में रियो अर्थ समिट में इसको लेकर आया गया था और अभी ये कनमिंग चाइना के अंदर हुआ है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया जो हम आगे आने वाले क्वेश्चन में देखने वाले हैं। फिर हमने डिस्कशन किया डब्ल्यूएमओ के बारे में, क्या ये यूएन की बॉडी है, येस और नो आंसर करिएगा। स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट इसके द्वारा लेकर आई जाती है। 1950 में स्टैब्लिश किया गया था स्पेशलाइज्ड एजेंसी के तौर पे। 193 मेंबर्स हैं, यूएन के अंतर्गत आता है, बिल्कुल ठीक है, यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। डीएमएफटी फंड इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है, जल्दी से बताएं मुझे। डीआरए 2015 के अंतर्गत इसको लेकर आया गया था। इस्तेमाल किया जाता है कि माइनिंग से होने वाले जो नुकसान है लोगों को, उनकी हेल्थ को, उसके लिए यहाँ पर जो एक्शंस हैं वो लिए जाए और पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो भी यहाँ पर खर्च किए जाए। एंटीसिपेटरी बेल जल्दी से बताएं, कौन इसको दे सकता है, कौन इसको ले सकता है, आंसर करिएगा। सीआरपीसी के अंदर 438 सब सेक्शन 1 के अंदर इसे दिया गया है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हायर कोर्ट सुपीरियर कोर्ट चाहें तो एंटीसिपेटरी बेल का जो ऑर्डर है उसको यहाँ पर सेट असाइड कर सकते हैं, मतलब क्वॉश कर सकते हैं, ठीक है। सेशन कोर्ट्स के द्वारा भी दी जाती है, प्लीज डू रिमेंबर। देन हमने यहाँ पर डिस्कशन किया द टर्म मैलेंज के बारे में। तो यहाँ पे जो ब्रेक ऑफ हो रहा है आइस का, उससे ये टर्म एसोसिएट करती है। नासा की स्टडी ने अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो यहाँ पर रिवील करी है। चलिए, तो यहाँ पे 200 डेज एंड मिशन यूपीएससी 2022 को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोड को जरूर यूज कर लीजिएगा जो कि आपका यहाँ पर अवेलेबल है। चलते हैं, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 6 को देखा था, कन्विंग डिक्लेरेशन। पीछे देखा हमने, अडॉप्ट किया है बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए, और कैसे ये इवन ह्यूमन हेल्थ को भी प्रोटेक्ट कर सकता है, उस चीज को लेकर हमारा डिस्कशन यहाँ पर हुआ था। फिर हमने फर्टिलाइजर को देखा। फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं हम या एक्सपोर्ट करते हैं, बताइए जल्दी से। वी इंपोर्ट मोस्ट ऑफ आर फर्टिलाइजर, ठीक है। और यहाँ पर सब्सिडी देने का प्रावधान जो है वो भी रखा गया है और जो सब्सिडी है वो भी 140% से इंक्रीज करी गई है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8, जो कि मनरेगा को लेकर है, पूछा गया है। इसमें क्या किया जाता है, 100 दिन का काम दिया जाता है, 15 दिन के अंदर काम। 1/3 जो इसमें बेनिफिशरीज होते हैं वुमेन होनी चाहिए और यहाँ पर जो विलेज है उसकी 5 किलोमीटर की रेडियस के अंदर ही ये काम देना जरूरी है, ठीक है। ये सब चीजें डिस्कस करी। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कशन किया विच वॉज कंसर्निंग कर्पूर कलमकारी पेंटिंग्स कहाँ से आती है, जीआई टैग दिया गया। और इसके साथ साथ मैंने आपको एक वुड कार्विंग के बारे में भी बताया था, वो क्या था वुड कार्विंग, बताइए कॉमेंट सेक्शन के अंदर। यस, दैट वाज कला कुरुचि, ठीक है। लिख देता हूं वैसे यहाँ पर, नोट्स में तो आपको मिल ही जाएगा, कुरुचि, ठीक है, कला कुरुचि। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए, डी यहां पर करेक्ट आंसर था। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्रिस्प एम के बारे में देखा, जीआईएस बेस्ड सिस्टम है, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर जो रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज मिनिस्टर हैं वो इसको लेकर आए हैं। खैर, तो यहां पर आप अपने मार्क्स जो हैं जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, आपने कितना स्कोर किया, बिकॉज दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये मार्क्स लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे आपको लगेगा कि हाँ, जब मैंने लेक्चर्स को देखना शुरू किया था 2 3 4 ही स्कोर आता था, लेकिन अभी कंसिस्टेंट बेसिस पे मैं 7 8 9 का स्कोर कर रहा हूं या कर रही हूं, ठीक है। अभी प्रीलिम्स का क्वेश्चन दे देता हूं जो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करना है। ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट 2021 पब्लिश किसके द्वारा करी जाती है, 4 नाम यहां पर आपके सामने है, आपको करेक्ट नाम जो है वो यहां पर मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा, नहीं भी पता है तो गूगल को देख के करें, लेकिन हाँ, इससे चीजें आपको याद रहेंगी जितना ज्यादा आप लिखेंगे। तो जब एग्जाम में आएगा आपको याद आएगा कि ये सर ने ये पूछा था, मैंने सर्च भी किया था और उसके बाद कमेंट सेक्शन में मैंने इसका आंसर भी किया था और लोगों ने मेरे आंसर को पसंद भी किया था। और अगर कोई गलती होगी तो वो भी किसी ने मेरे आंसर को करेक्ट किया था और उसके बाद ये मुझे चीज हमेशा के लिए याद रह गई। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको जो करंट लेक्चर है और दूसरी जो चीज़ें हैं, दूसरी जो पीडीएफ्स है वो भी वहां पर शेयर करी जाती हैं। डेली बेसिस पे क्वेश्चंस भी शेयर किए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।